हाँ तो प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कैसे समझें। इसके पहले 2 लेक्चर हुए भी हैं, उन लेक्चरों को भी इसमें समअप किया जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टरों की बात की जाएगी विस्तार से। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को समझना कैसे है, कैसे पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना है। इस बात के लिए थोड़ा सा धैर्य बना रखेंगे, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कैसे समझें। ये शब्द हमको इसे समझने के लिए अपने आसपास हो रही घटनाओं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपने कभी इलेक्ट्रीशियन को देखा है जो हमारे घरों में वायरिंग करते हैं? यदि देखा होगा तो आपको ये ध्यान होगा। पहले हम बात करते हैं जो गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, अथवा शहर के मोहल्ले में कहीं एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसमें 3 वायर आता है। 3 वायर होते हैं और ये 3 वायर 4 वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा आप देखे होंगे, बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर में 3 वायर आता है, लेकिन यहाँ से 4 वायर हो जाते हैं और यहीं से इसी ट्रांसफार्मर से खंभे पर अर्थिंग की हुई होती है। यही अर्थिंग जो है न्यूट्रल का काम करती है यहाँ पे। और तो हम ये देख रहे हैं कि ये भी फेज है, ये भी फेज है, ये भी फेज है, तो ये न्यूट्रल। और इधर से आने वाली फेज फेज फेज, हालांकि जो हमारे गांव मोहल्लों में जो पावर सप्लाई आती है, उस पावर सप्लाई में क्या होता है, ये 11,000 वोल्टेज आता है। 11,000 वोल्टेज आता है और इस 11,000 वोल्टेज को ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक फेज में 220 वोल्ट आता है। अब हम यहाँ बात करें 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट सभी फेज में आता है, माने प्रत्येक फेज में 220 वोल्ट आता है। और यहीं थोड़ी फ्रीक्वेंसी को भी याद रखेंगे, 50 हर्ट्ज, तो ये 50 हर्ट्ज यहाँ भी आता है, 50 हर्ट्ज यहाँ भी 50 हर्ट्ज, और न्यूट्रल में तो कोई होता नहीं। इसके बाद ये सप्लाई हमारे घर से हम क्या करते हैं, किसी एक फेज को, सिंगल फेज का हमारे घरों में चलने वाले ज़्यादातर इक्विपमेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक फेज को और प्लस न्यूट्रल को ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक खंभा लगा हुआ है, इसको मान लें हम ऐसे, एक खंभा लगा हुआ है और मान लीजिए एक ऐसे आ गया, तो एक कनेक्शन, अब इसको हम मिटा सकते हैं, ध्यान रखेंगे बस। एक कनेक्शन मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, एक यहाँ से यहाँ कर दिया, और एक जो है यहाँ से यहाँ कर दिया, माने यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ कनेक्ट हो गया। और ये जो चौथा है, मान लीजिए हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो चारों के चारों ये कनेक्ट हो गए। हम क्या करेंगे, अब हमारे घरों में आने वाली सप्लाई, जैसे हम इसको थोड़े अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये ऐसे वायर है, ऐसे चारों चले गए किसी पोल पे, ठीक है, चले गए। और मान लीजिए ये हमारा घर है, एक घर बनाने का प्रयास करते हैं। दरवाजा है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक फेज को ले लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ से फेज का चयन कर लिए और
फेज का चयन कर लिए और ये हमारे घर में आ गया, और यहाँ से न्यूट्रल सभी में कॉमन होगा तो सबको ले लिया। अब जरा ध्यान दें कि हमारे पास एक फेज है और दूसरा न्यूट्रल है। इसमें जो फेज न्यूट्रल आ रहे हैं इनको क्रमशः आर बोला जाता है, वाई बोला जाता है, बी बोला जाता है और न्यूट्रल बोला जाता है, आर वाई बी के क्रम में। तो ए एन और पी दोनों आ गए। हमारे घरों तक सप्लाई यदि आ गई तब हमको क्या क्या ज़रूरत होगी, तब हमें कुछ इक्विपमेंट लगाने होंगे, जैसे स्विच। एक बोर्ड लगा होगा, मान लीजिए एक बोर्ड में क्या क्या लगेगा। एक बोर्ड हो गया मान लीजिए, तो स्विच लग गया मान लीजिए, कुछ स्विचेज लग गए, कुछ इंडिकेटर लग गए, कुछ सॉकेट लग गए, कुछ सॉकेट लग गए, मान लीजिए स्विच लग गया। और इसके बाद हम जो है इसमें से सप्लाई देंगे। तो ये जो आ रहा है सप्लाई हमारे घर में वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। न्यूट्रल तो वापसी के लिए होता है। अब ये सप्लाई आ गई तो हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन क्या करता है। इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है, ट्रांसफार्मर से एक फेस और न्यूट्रल का वायर ले लेता है, कनेक्ट करता है हमारे घर में एक मेन बोर्ड पे, एमसीबी पे अथवा बस बार के ऊपर। ये काम करने के बाद हमारे घर में सप्लाई दी जाती है। जब सप्लाई दी जाती है तो हम ज़रा ध्यान दें कि क्या क्या लगता है, वो इलेक्ट्रीशियन को क्या क्या ज़रूरत है, किस सामान की आवश्यकता है और क्या काम करता है। हमको भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में यही पढ़ना है। तो हम देखेंगे इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। एक घर है, इस घर में जो है सप्लाई आ गई। सप्लाई आने के बाद हमारे पास स्विच होंगे, बोर्ड हो गए एक या अन्य। इसके बाद हमारे पास कुछ इसी में से कनेक्टेड होंगे, मान लीजिए फैन हो गया, लाइट मान लीजिए हो गया, कुछ बल्ब लगे हुए होंगे, अथवा टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है। तो हम देख रहे हैं फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, या अन्य भी बहुत सी चीज़ें लगी रहती हैं। तो हमारे यहाँ से जब आता है तो उसके पहले यहाँ पे एक मीटर लगा होता है जो बिजली का माप करता है कि आप कितना यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं। तो ये हो गया एनर्जी मीटर, ये बिजली का मेजरमेंट कर लेगा। इसके बाद इसमें से सप्लाई जो है हमारे घर को आती है और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने आपको मॉड्यूल में जब बताया था कि 11 मॉड्यूल में आपको पूरा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का कवर करना है, तो वो 11 मॉड्यूल के चैप्टर कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं जरा समझें हम। क्या हमको एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, ट्रांसफार्मर से हम कनेक्ट करेंगे तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांतों को समझेंगे कि नहीं, बिना समझे तो नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे तो एक उसमें एक मॉड्यूल ट्रांसफार्मर भी होगा। अच्छा, इसके बाद से फेज समझेंगे, न्यूट्रल को समझेंगे। अच्छा, फेज न्यूट्रल को समझ गए तो अर्थिंग को भी समझेंगे। अर्थिंग करने बाद वो वायरिंग करने वाला आदमी क्या करेगा, उसके पास कुछ टूल्स होंगे, हथियार होंगे। वो हथियार मर्डर करने वाले तो होंगे नहीं। वो हथियार जो है दीवारों को कहीं होल करना हो, अथवा कहीं कील लगाना हो, अथवा पेचकस लगे हुए हों, स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, प्लायर हो सकता है, प्लास हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने जो मॉड्यूल बनाया था आपको खूब अच्छे से याद होगा कि हम इस सप्लाई पे काम कर रहे हैं। तो पहला मॉड्यूल क्या था, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेफ्टी एंड हेल्थ। तो क्या हम इस पावर सप्लाई पर काम करेंगे तो हमको सेफ्टी की आवश्यकता तो होगी ही होगी, तो उस सेफ्टी के बारे में ही पढ़ेंगे। सेफ्टी
बाय द वे विद्युत का झटका लग जाता है तो उसके बाद क्या बचाव करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमको पहला चैप्टर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, सेफ्टी एंड हेल्थ। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या क्या, सबसे पहले तो पावर सप्लाई पे काम करने के लिए हमें सेफ्टी रखना होगा, और बाय द वे कभी अनजाने में कोई गलती हो जाती है और बिजली का शॉक या अन्य घटनाएं हो जाती हैं तो हमें उस हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। तो सेफ्टी और हेल्थ इस पावर सप्लाई पर काम करने की वजह से यहाँ रखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद जब हम इस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करेंगे अपने घर में सप्लाई लाने के लिए, तो इस ट्रांसफार्मर के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर के बारे में तो एक चैप्टर तो और हो जाएगा, ट्रांसफार्मर को समझे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। अब जैसे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, हमने शुरू में ही बोला कि 11,000 वोल्टेज की सप्लाई को हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई दे देता है, तो तीनों फेज मिला के 660 वोल्ट दे देगा, इससे अधिक तो नहीं देगा। तो इससे अधिक नहीं देगा तो वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है। तो हम इस ट्रांसफार्मर के सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे कि भाई वोल्टेज को कम कैसे करता है, और वोल्टेज क्या ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अधिक भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ट्रांसफार्मर में कॉइल सेकेंडरी साइड, अब इसमें दो साइड हो गए, एक प्राइमरी साइड, इसको प्राइमरी बोलते हैं, और इस साइड को सेकेंडरी बोलते हैं। तो प्राइमरी साइड में यदि कॉइल्स अधिक होंगी और सेकेंडरी साइड में कॉइल्स कम होंगी, तब वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है, करंट को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है। तो इधर वोल्टेज कम हो गया, तो वोल्टेज कम हो गया तो हमारे घरों की सारी चीज़ें जो 230 वोल्ट रेटिंग लिखी रहती है उस पर चल जाएगी। क्या हम 11,000 पर जोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो हमको नॉलेज होगा तभी तो हम जो है ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे हम सीधे 11,000 में ना जोड़ दें, और जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात, जब ट्रांसफार्मर के बारे में हम समझेंगे तो वायर के बारे में भी समझेंगे, फेज के बारे में समझेंगे, न्यूट्रल के बारे में समझेंगे। फेज न्यूट्रल के बारे में समझ जाएंगे तो हमको एक चीज़ और पढ़ना होगा, भाई हमारे घर में आने वाली बिजली कितनी आ रही है, कितना हम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हमको मीटर, हमारे घरों के बाहर लगा हुआ मीटर, उसके बारे में भी समझना होगा। तो उसे हम एनर्जी मीटर कहते हैं। तो इस एनर्जी मीटर को भी समझना होगा कि भाई ये एनर्जी मीटर किस हिसाब से हमारे घर के बिजली का मापन करता है और ये पैसा किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम इस एनर्जी मीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब इस एनर्जी मीटर, आजकल के एनर्जी मीटर किस तरह के आ रहे हैं, एनालॉग तो आ नहीं रहे, सारे के सारे डिजिटल मीटर आ रहे हैं। तो डिजिटल मीटर है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। माने उस इलेक्ट्रीशियन के लिए अनिवार्य हो गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समझे कि वो डिजिटल मीटर किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, शो कर रहा है, किस तरह वो हमारे विद्युत को माप रहा है। तो हम देख रहे हैं थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेसिक समझनी होगी कि वो डिस्प्ले किस तरह करता है, किस तरह वो मेजरमेंट कर पा रहा है, उसमें सप्लाई किस तरह से दी जाती है। अच्छा, ये तो सिंगल फेज, इसमें एक फेज है तो सिंगल फेज है। 3 फेज का भी मीटर होते हैं, 3 फेज के भी मोटर होते हैं, जनरेटर होते हैं। तो 3 फेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सिंगल फेज तो हो गया, तो 3 फेज पढ़ेंगे। तो 3 फेज फाइनल ईयर में, जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रीशियन जो सीधा साधा साधारण सा दिखने वाला हमारे गाँव में, घरों में, आसपास में जो हमारे घरों की वायरिंग करता है, वो व्यक्ति क्या क्या काम करता है। तो उसको ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज होगा तभी वो कनेक्शन कर पाएगा कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से कनेक्शन करने हैं अथवा प्राइमरी साइड से करने हैं। ज़रा समझिए, प्राइमरी साइड से करने के बाद कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि कम से कम तो 11,000 वोल्टेज आ ही रहा। तो उसे इतना तो मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी साइड से करें, अच्छा सॉरी सेकेंडरी साइड से करें। तो सेकेंडरी साइड से करने के बाद एनर्जी मीटर का कनेक्शन करेगा। एनर्जी मीटर से कनेक्शन करने के बाद जो आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट को हम कहाँ इस्तेमाल करें। तो हमारे घरों में एक मेन स्विच लगा होगा, जिसे आजकल एमसीबी लगा देते हैं। उस एमसीबी को
लगाने के बाद जो है पावर ट्रिप करने के काम आ जाता है। अच्छा, तो अब हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, तो आप देखे होंगे कि वो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है। मान लीजिए अंदर ग्राउंड वायरिंग करना हो, दीवालों के अंदर वायरिंग करना हो अथवा दीवालों के बाहर वायरिंग करना हो, तो हमें दोनों चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। एक तो दीवार के अंदर यदि वायरिंग करनी है तो दीवार के अंदर जो है वायर को ले जाने के लिए उतने खड्डे बनाने होंगे। तो खड्डे बनाने के लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होंगे, जरा समझें कि खड्डा करने के लिए क्या दीवार को ऐसे हथौड़ा से तोड़ देंगे अथवा किसी ऐसे औजार से तोड़ देंगे जिससे पूरा दीवार होल हो जाए। आजकल तो मान लीजिए कुछ ऐसे मशीन भी आ रहे हैं जिसको दीवार के लगाने के बाद जो है तुरंत ही दीवार साइड से कट जाती है। लेकिन मान लीजिए इसको मैनुअली काम करना हो तो क्या करेगा, दीवारों में छेनी लगाएगा तो हथौड़ा भी लगाएगा। तो छेनी और हथौड़े की मदद से दीवारों में खड्डे बना देगा। खड्डे बनाने के बाद जो है वो उसमें एक पाइप डालेगा। पाइप डालने के बाद उस पाइप को जगह जगह जाम करेगा, ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाएगा। तो उसको करने का काम भी वही इलेक्ट्रिशियन करेगा, दूसरा अब कोई नहीं आने वाला। हालांकि ये काम एक्चुअल में फिटर का है, फिट करना, पाइप का फिट करना फिटर का काम है, लेकिन अब वही काम वो इलेक्ट्रिशियन खुद कर लेता है। तो इसे भी आपको समझना होगा कि वो कैसे कर पाता है। तो हम देख रहे हैं पाइप की फिटिंग कर दिया, जगह जगह हम कमरों को आता है तो सबसे पहले क्या पूछता है कि कितने कमरे हैं, कितने स्विच बोर्ड लगेंगे, एक कमरे में कितने लाइटें लगेंगी, कितने प्लग लगेंगे। तो इस बारे में हमको समझ लेना है कि वो जो जो इस्तेमाल करता है उसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और आ रही है कि जो ट्रांसफार्मर के बाहर से सप्लाई आ रही ना, वो सप्लाई का प्रकृति क्या है। तो हमने इसी मॉड्यूल में बताया था कि एसी होती है, जो ट्रांसफार्मर के बाहर से आ रही है तो एसी आ रही है, और जो छोटे छोटे बैटरियों में 12 वोल्ट की सप्लाई देती है वो डीसी होती है। माने एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब बस इतना समझिए कि डायरेक्ट हम अपने घर में ही उसको जो है बना के इस्तेमाल कर सकें। एसी जो है बाहर से आती है, हालांकि इसे जनरेटर से भी पैदा किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है। यदि हम देखें तो इनके हर एक बातों पर ध्यान दें तो क्या क्या इस्तेमाल करेगा, छेनी, हथौड़ा, पेचकस। अब इस सॉकेट को कसने के लिए क्या करेगा, पेचकस का इस्तेमाल करेगा। पेचकस इस्तेमाल करेगा तो उसे ये भी ध्यान रखेगा कि फेज किस में जोड़े, इस सॉकेट में फेज किधर जोड़े, न्यूट्रल किधर जोड़े। हम अपने स्विच को फेज से कनेक्ट करेंगे अथवा न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हमेशा राइट साइड में सॉकेट के फेज जोड़ा जाता है और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल जोड़ा जाता है। स्विच में हमेशा फेज ही जोड़ा जाता है, अर्थात मेन सप्लाई कट जाती है, न्यूट्रल से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। तब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड, सेफ्टी, हेल्थ, ट्रांसफार्मर, हमने और भी बात कर लिया। एसी, डीसी, हालांकि 2 चैप्टर हैं। एसी की प्रकृति, एसी कैसे फ्लो होती है, डीसी कैसे फ्लो होती है, एसी में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने टाइम में एसी पहुंच जाती है, कितने टाइम में डीसी पहुंच जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इन सब चीज़ों को समझने के साथ साथ जब इनके सिद्धांतों को समझ जाएंगे तो हम इसके खतरे को भी भांप पाएंगे कि एसी कितनी खतरनाक होती है, डीसी कितनी खतरनाक होती है, कितनी करंट इसमें फ्लो होती है, कितनी वोल्टेज फ्लो होती है, और वो करंट वोल्टेज क्या साथ साथ चलते हैं अथवा अलग अलग टाइम पे चलते हैं। यदि अलग अलग टाइम पे चलेंगे तो उनके बीच में जो है लैग हो सकता है अथवा लीड हो सकता है। तो लैगिंग, लीडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे इन्हीं चैप्टरों में। अच्छा, और भी कुछ चैप्टर थे। अब इसके बाद इसको देखते हैं कि वही इलेक्ट्रिशियन क्या करता है। हमारे घर के पंखे, बल्ब, तो एक जो जितने इंस्ट्रूमेंट हम अप्लाइंसेज घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो अप्लाइंसेज क्या हैं, जैसे बल्ब हो गया, इसको प्रदीप्ति एक चैप्टर इल्यूमिनेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद हम और ये वायरिंग का एक और तरीका है, या तो दीवार के अंदर कर दें अथवा दीवार के ऊपर कर दें। तो जो दीवार के ऊपर किया जाता है उसको केसिंग पट्टी लगा देते हैं,
केसिंग पट्टी के अंदर वायरों को डाल देते हैं और जगह जगह निकाल लेते हैं। अर्थिंग का भी वायर लगाते हैं। ये सब करने के बाद वो इलेक्ट्रीशियन जो है हमको सेफ्टी, सुरक्षा, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दे देता है कि इस बोर्ड को ना टच करें, यहाँ ना टच करें, कहीं ओपन ना करें, खोलने का प्रयास ना करें बिना। अच्छा, ये सेफ्टी प्रिकॉशन सबके लिए भी है। यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन है अथवा नहीं है, सबके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस का काम होना ही चाहिए। अच्छा, तो आगे देखते हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन क्या क्या काम करेगा हमारे घरों में। ट्रांसफार्मर के बाहर से कनेक्शन ले लेगा आउटपुट की तरफ से, माने सेकेंडरी साइड से कनेक्शन लेने के बाद एनर्जी मीटर लगा लेगा। एनर्जी मीटर के सिद्धांतों को सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में एनर्जी मीटर को, ट्रांसफार्मर को सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। तो हमारे घर में जो सप्लाई एनर्जी मीटर के बाद आ रही है, तो वो काम इलेक्ट्रीशियन हमारे घरों में करता है, जो आसपास में दिखने को मिल जाएंगे। और अच्छा होगा कि आप लोग भी एक बार इलेक्ट्रीशियन जो काम करते हैं उनसे मिलें और उनको देखें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और वो टूल्स इस्तेमाल करेंगे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका यदि ध्यान रखें तो शायद वो बड़ी सिद्धांतों को ना बता पाएँ, लेकिन इतना जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि उनका काम क्या है। तो हमको एक इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि पहले उसके इलेक्ट्रिसिटी से सेफ्टी के बारे में, और बाय द वे सेफ्टी नहीं रह पाती है तो हेल्थ की सुरक्षा कैसे करें, इसके बारे में होना चाहिए। फिर जो है उस इलेक्ट्रीशियन को और ध्यान से देखिए, कुछ टूल्स रखा रहता है और टूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जहाँ जो आवश्यकता होता है उसको लगाता है। जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, अन्य प्लायर भी होते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर होता है, राउंड नोज प्लायर होता है। तो ये सब प्लायर, जिसे देहाती भाषा में प्लास भी बोलते हैं, तो उस प्लास का इस्तेमाल करता है। तो क्या करता है, काटने के लिए। किसको काटने के लिए? वायरों को काटने के लिए। तो हमको ये समझना होगा कि वो टूल्स क्या काट रहा है, टूल्स से क्या काम किया जा रहा है। अब छैनी के जगह पे वायर तो काट नहीं सकते, तो हमें उन सारे टूल्स के बारे में भी समझना होगा। और वो उसको यदि ध्यान से देखें तो काफ़ी तरह के टूल्स रखा रहता है। जैसे ड्रिल मशीन रखा रहता है, कहीं दीवारों को इस पार से उस पार करना हो तो एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करता है। ड्रिल मशीन में कई पार्ट होते हैं, एक तो मशीन होती है, दूसरे बीट होता है। उस बीट का इस्तेमाल, कहीं मान लीजिए 5 इंच का दीवार है तो 6 इंच का बीट लगा देगा। लेकिन क्या 12 इंच का तो बीट नहीं लगाएगा ना। हमको दीवार में मान लीजिए 10 mm का होल मारना है, तो क्या 20 mm का होल तो नहीं मारेंगे ना। तो हमको ये समझना होगा कहाँ किसकी ज़रूरत है, तो वो टूल्स में हम समझेंगे। इसके बाद हम विद्युत के सिद्धांतों को खूब बेहतर तरीके से समझेंगे, ताकि कहाँ पे किस तरह का वायर इस्तेमाल कर सकें, कहाँ पे किस तरह का वायर इस्तेमाल करना। अब पता चला जहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई 50 हर्ट्ज है, ये तो आ ही रहा है सभी जगह, लेकिन जहाँ हमारा वाटेज मान लीजिए 2000 वाट की सप्लाई हमारे कहीं ज़रूरत है, तो उसके लिए हम किस तरह का वायर इस्तेमाल करें। उसके लिए इलेक्ट्रीशियन जो है सेफ्टी का ध्यान रखेगा, हेल्थ का भी ध्यान रखेगा। क्या उसके जो टूल्स हैं, जैसे प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, कई तरह के प्लायर होते हैं, वायर कटर होता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू भी होती है, इलेक्ट्रीशियन नाइफ बोलते हैं। उसके बाद विद्युत के बारे में बिना जानकारी के आप क्या इस पर कनेक्शन कर देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। विद्युत के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ये कितना घातक है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। उसके बाद से क्या आप लकड़ी के वायर में नहीं ना कनेक्शन कर देंगे, आपको इसको ये भी मालूम होना चाहिए कि विद्युत धारा प्रवाह किस में हो सकती है। तो वह इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह फ्लो किस में होगा, सभी जगह तो नहीं होगा, सभी धातु में तो नहीं हो जाएगा। तो जिस धातु में हो सकता है उसका चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए कॉपर है, एल्युमिनियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है, इन सब में धारा का प्रवाह हो सकता है।
लेकिन क्या कॉपर के वायरों को लगा सकते हैं? बिजली के खंभों पर क्या यहाँ कॉपर के वायर लगा सकते हैं क्या? चाहे यहाँ कॉपर के वायर लगा सकते हैं? कारण बस इतना है कि इतना महंगा है कि लोग काट भी ले जा सकते हैं, और दूसरे महंगा भी है, और चोरी होने का डर भी होता है। अच्छा, हम इससे बचने के लिए एल्युमिनियम के वायरों का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम के वायर जो है थोड़ा से बड़ा नरम होते हैं, तो नरम होते हैं तो उनको इस्तेमाल करने के बीच उन्हीं वायरों के बीच में जो है एक लोहे का वायर लगा देते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक का मटेरियल क्या है। अच्छा, मटेरियल तो आपको मालूम हो गया। उससे बचने के लिए इंसुलेटर लगाते हैं, तो एक कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद केबलों का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे घरों में लगने वाले अप्लाइंसेज हमको चलाना है, मान लीजिए 2 किलोवाट, तो क्या हम 0.5 mm का वायर लगा देंगे तो चलेगा? नहीं चल पाएगा। जब नहीं चल पाएगा तो हमको इसके हिसाब से वायर का सिलेक्शन करना होगा। तो इसका मतलब हमें केबल के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा कि किस अप्लाइंसेज के लिए किस तरह का वायर इस्तेमाल करना है। अच्छा, उन केबलों को जोड़ेंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि एक ही लेंथ सब जगह लगा देंगे, जगह जगह जोड़ना, फिर ज्वाइंट भी करना पड़ेगा। तो उसको जोड़ने के सिद्धांतों को, नियमों को भी वो इलेक्ट्रीशियन करता है, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं है कि वो किस तरह कर रहा है। टी ज्वाइंट बना रहा है, डबटेल ज्वाइंट बना रहा है, नाम से ना मालूम हो, लेकिन उसे इतना ज़रूर मालूम है कि ज्वाइंट कैसे करते हैं। जब ये सब कर लेता है तब इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में हो गया। सोल्डरिंग करने का काम, कहीं कहीं वायरों को जोड़ने का काम किया जाता है, तो सोल्डरिंग करने का काम, सोल्डरिंग करते हुए आप इलेक्ट्रीशियन को देखे होंगे, अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाएं तो वहाँ सोल्डरिंग, वायरों को जोड़ने का काम सोल्डरिंग से होता है। अच्छा, फिर जो है उसको ये भी मालूम होता है कि एसी सप्लाई आ रही है कि डीसी सप्लाई आ रही है। और हमारे घरों में लगा हुआ आजकल इन्वर्टर आम चलन में हो गया है। इन्वर्टर, तो इन्वर्टर के पहले एक बैटरी भी लगाते हैं। जो बैटरी लगी होती है वो डीसी होती है। इस डीसी को एसी बनाते हैं। इस डीसी को एसी बनाने के लिए इन्वर्टर, हालांकि इसका ओरिजिनल नाम इन्वर्टर केवल नहीं कहेंगे, इसके पहले जो है एसी को डीसी में बदला जाता है, फिर डीसी को एसी में बदला जाता है। तो जो इन्वर्टर होता है वो सिर्फ डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना होगा कि भाई ये इन्वर्टर वर्क कैसे करता है। तो हमको इन्वर्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन कम से कम इन्वर्टर वर्क कैसे करता है, एसी को डीसी में कैसे बदलता है, डीसी को एसी में कैसे बदला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि क्या इस सारे मॉड्यूल में उस इलेक्ट्रीशियन का काम इंक्लूड नहीं हो जा रहा। चुंबकत्व एक चैप्टर है। तो आप इस चुंबकत्व को समझने के लिए फैन जो आपके घरों में लगा हुआ है, तो क्या वो इलेक्ट्रीशियन फैन का रिपेयरिंग नहीं करता है? करता ही है। तो जब वो फैन का रिपेयरिंग कर रहा है तो उसे मैग्नेट के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि कैसे वो फैन की रिपेयरिंग कर पाएगा। फिर जो है जब ये सब कर लेगा तो फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा। मैग्नेटिज्म के बारे में नहीं जानेगा तो फैन की रिपेयरिंग करना उसके लिए कठिन हो जाएगा, अर्थात वो मैग्नेटिज्म के बारे में भी जान रहा है। फिर जो है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, विद्युत को मेजर करने के काम। अब जैसे अभी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, अब मान लीजिए हमारे घर में आने वाली सप्लाई भी है, आई है, और इसे रोकने के लिए आर है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया। तो वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, इसके बारे में भी। तो ये कैसे मेजर करेंगे, इसके क्या इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे मल्टीमीटर होता है, मैगर होते हैं, वाट मीटर होता है, कितना वाटेज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए। तो इन मॉड्यूल में हम इसका मेजरिंग का पूरा जो है इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। फिर जो है तब अब वो इलेक्ट्रीशियन जब ये सब जान गया कि हमें किस चीज़ से किसका मेजर करना है,
क्या क्या काम करना है, उसके सिद्धांत क्या हैं, तब वो वायरिंग करने जाएगा। क्या बिना ये सब सीखे आप वायरिंग करना शुरू कर देंगे? कहाँ कौन सा वायर लगाएंगे, किस तरह का वायर लगाएंगे, किस तरह का सॉकेट लगाएंगे, कितने एम्पियर का सॉकेट, कितने एम्पियर का स्विच लगाएंगे। मान लीजिए मिक्सर ही चलाना हो तो क्या हम 2 एम्पियर का वायर स्विच लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो खुद ही 5 एम्पियर से अधिक का जो है करंट फ्लो होता है। तो इस सब सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। और वायरिंग करेंगे तो वायरिंग से कहीं गड़बड़ी हो जाती है। मान लीजिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसमें लीकेज करंट फ्लो हो रही है, तो उस लीकेज करंट से बचने के लिए अर्थिंग की जाती है। तो इनके भी सिद्धांतों को पढ़ना होगा। जब ये सब कर लेंगे तब जो है, जब घरों में वायरिंग पूरी हो जाती है तब हम बल्ब लगाते हैं, फैन लगाते हैं, और फ्रिज, एसी, टीवी जो भी लगाना हो उसके लिए सारी चीज़ें कनेक्ट करते जाते हैं, और जहाँ जो लगाना है उसको उसी हिसाब से लगा देते हैं। जब ये सब लग जाता है, इसी में एक चैप्टर है सेल एंड बैटरी, जो आपके इन्वर्टर में इस्तेमाल की जाती है। तो सेल और बैटरी को भी इसी में कवर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।